उत्तर प्रदेश के इतिहास पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कुछ नोट्स हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जा रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से, मतलब प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल की दहलीज तक। हाँ, और इन नोट्स के सहारे हम यूपी की जड़ें टटोलने की कोशिश करेंगे। सही कहा। समझेंगे कि कैसे इतिहास को 3 हिस्सों में देखते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। बिल्कुल, पत्थर के औजारों से महाजनपदों और बड़े राजवंशों तक का सफर, जिन्होंने आज के उत्तर प्रदेश की नींव रखी। तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। पाषाण युग। हाँ, जिसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, पुरा, मध्य और नवपाषाण काल। यूपी में इसके निशान कहाँ-कहाँ मिलते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत अहम है इस मामले में। सोनभद्र की जो बेलन नदी घाटी है, हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां पुरापाषाण काल के तीनों चरण मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि जीआर शर्मा को लोहदा नाला से हड्डी की बनी एक मातृ देवी की मूर्ति मिली। हड्डी की मूर्ति? वाकई ये तो अनोखी बात है ना? उस जमाने की कला शायद आस्था भी दिखाती है। शुरू में क्वार्ट्जाइट पत्थर के औजार थे, बाद में चर्ट, फ्लिंट जैसे बेहतर पत्थर इस्तेमाल हुए। और सिंगरौली घाटी, चकिया में भी तो कुछ मिला है। हाँ, वहां भी पुरापाषाणकालीन साक्ष्य हैं। अच्छा, और फिर मध्य पाषाण काल में क्या बदला? मध्य पाषाण में प्रतापगढ़ का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। हाँ, ये नाम सुने। सराय नाहर राय में 14 शवाधान मिले हैं, 8 गर्थ चूल्हे मतलब जमीन में खुदे हुए चूल्हे, और कुछ लड़ाई झगड़े के निशान भी। ओ, महादा में युगल शवाधान है, एक कब्र में 2 लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद सती प्रथा का बहुत पुराना संकेत हो, पर ये सिर्फ एक अंदाजा है। सिर्फ एक थ्योरी। हाँ। और हड्डी के बाण के सिरे भी मिले हैं वहां। दमदमा में भी युगल शवाधान हड्डी के औजार मिले हैं। और प्रयागराज के पास चौपानी मांडो से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के शायद सबसे पुराने सबूत। गजब। और फिर आया नवपाषाण काल, पहिया और खेती। इसने तो सब बदल दिया होगा। बिल्कुल, यहीं से लोग टिक कर रहने लगे। खेती के सबसे पुराने सबूत तो मेहरगढ़ में हैं, लेकिन चावल की खेती का दुनिया का सबसे पुराना सबूत कहाँ? यूपी में। हाँ। संत कबीर नगर में लहुरा देवा से, लगभग 9000-8000 ईसा पूर्व। क्या बात है, दुनिया के सबसे पुराने चावल यूपी में। और प्रयागराज के पास कोल्डे हवा से भी 7000-6000 ईसा पूर्व के चावल के सबूत मिले हैं। ये तो बहुत बड़ी खोज है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जब लिपि तो थी पर हम पढ़ नहीं पाए। हाँ, मतलब सिंधु और वैदिक सभ्यता का दौर। यूपी का क्या कनेक्शन है इससे? देखिए, मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। हाँ। उसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मानते हैं। वहां से मन के मिले हैं रोटी बेलने की चौकी के टुकड़े, बर्तनों पर मोर, गिलहरी के चित्र वगैरह। अच्छा, मतलब हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी। हाँ, और सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर में भी हड़प्पा की बस्तियों के निशान मिले हैं। ठीक है। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद। लोहा आ गया, महाजनपद बन गए। बिल्कुल, और यूपी का रोल इसमें बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? जो 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध और जैन ग्रंथों में है। हाँ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। उनमें से 8। 8? हाँ। मतलब आधा भारत तो एक तरह से यही था। हाँ, और ये सिर्फ इलाके नहीं थे। काशी, कौशल, शिक्षा और व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, जो कौशल की राजधानी थी। ये तो वाकई पावर सेंटर रहा होगा। अच्छा, क्या इसी समय गणराज्यों मतलब रिपब्लिक जैसी कोई व्यवस्था भी थी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूपी में कई गणराज्य थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, कुशीनारा और पावा के मल्ल। तो वहां राजा कैसे चुना जाता था? जनता चुनती थी। एक तरह की प्राचीन डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, नोट्स में बौद्ध और जैन धर्म का भी जिक्र है। यूपी से गहरा नाता रहा है। बिल्कुल, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। और जैन धर्म? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा के पुत्र थे। मथुरा, काशी, श्रावस्ती, ये सब जैन धर्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र रहे। अब मौर्य काल की बात करते हैं। अशोक के स्तंभ तो सब जानते हैं। और क्या है यूपी में? गोरखपुर के पास सोहगौरा से चंद्रगुप्त मौर्य का एक तांबे का अभिलेख मिला है, शायद सबसे पुराना। उसमें क्या लिखा है? अकाल राहत के लिए अनाज भंडार बनाने की बात। सोचिए, उस जमाने में भी आपदा प्रबंधन,
गजब। और सम्राट अशोक के तो 5 अभिलेख यूपी में हैं, सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी वगैरह में। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। सारनाथ का मशहूर धमेक स्तूप भी अशोक ने बनवाया था। मौर्यों के बाद गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं। बिल्कुल। यूपी में इसके क्या निशान है? गुप्त काल में वास्तुकला बदली। पहली बार शिखर वाले मंदिर बने, जैसे ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हाँ, वो देखा है मैंने, बहुत सुंदर है। और कानपुर का भीतर गांव मंदिर, वो तो पूरा ईंटों से बना है। उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए। कमाल है। और प्रयागराज का स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, वो समुद्रगुप्त की विजयों का ब्यौरा देता है। और फिर हर्षवर्धन, उसने कन्नौज को राजधानी बनाया। हाँ, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। हाँ। और वो इतना मशहूर हुआ कि उसे महोदय श्री कहने लगे। महोदय श्री। वो हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद करता था, जहां वो अपना सब कुछ दान कर देता था। सब कुछ? हाँ। लेकिन हर्ष के बाद कन्नौज पर कब्जे के लिए बड़ी लड़ाई चली। हाँ। करीब 200 साल तक। किनके बीच? बंगाल के पाल, दक्कन के राष्ट्रकूट और पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो जीता कौन आखिर में? आखिर में गुर्जर प्रतिहार जीते। उनका राजा मिहिरभोज बहुत शक्तिशाली था। और इसके बाद कौन से वंश आए? नोट्स में गहड़वाल और चंदेल का जिक्र है। हाँ, कन्नौज में गहड़वाल वंश आया। राजा जयचंद इसी वंश का था, जिसे मोहम्मद गोरी ने हराया। अच्छा, वही जयचंद। और बुंदेलखंड में चंदेल राजा थे। खजुराहों के शानदार मंदिर उन्हीं की देन है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कुछ झलकियां इन नोट्स के पन्नों से। क्या सफर रहा है पत्थर युग से साम्राज्यों तक। वाकई, ये नोट्स दिखाते हैं कि कैसे हजारों सालों में अलग अलग संस्कृतियों, ताकतों, विचारों ने मिलकर वो ताना बाना बुना है जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं, ये हमारी विरासत की कहानी है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास की ये इतनी गहरी, इतनी अलग अलग परतें, ये प्राचीन स्थल, ये राजवंश आज के उत्तर प्रदेश की सोच, समाज और पहचान को किस तरह से प्रभावित करते होंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।